गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रयोजनवाद पढ़ लिया था, लेकिन आज हम प्रयोजनवादी शिक्षा का एवेल्युएशन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग देखते हैं प्रयोजनवादी शिक्षा के गुण और दोष। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रयोजनवादी शिक्षा के गुण। इसके अंतर्गत जो सबसे पहली जो प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता निकल के आती है या गुण निकल के आता है, वो है बालक शिक्षा का केंद्र। यानी प्रयोजनवादी शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें केंद्र में बालक है। यानी प्रयोजनवाद इस बात पर विश्वास करता है कि बालक शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होना चाहिए। यानी पूरी शिक्षा की जो भी योजना बनाई जाए वो बालक को ध्यान में रखकर बनाई जाए। यानी उसकी योग्यता, क्षमता, रुचियों, आयु आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ इन्होंने कहा कि शिक्षा मतलब बाल केंद्रित शिक्षा की बात इन्होंने कही है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो प्रमुख विशेषता निकल के आती है वो है नवीन शिक्षण विधियाँ या प्रोजेक्ट विधि का विकास। तो अगर आप देखो तो प्रयोजनवादी दर्शन का एक बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में कि इन्होंने नवीन शिक्षण विधियों का प्रादुर्भाव किया। आज के समय में जो रिसर्च के क्षेत्र में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन विधियों का इन्होंने विकास किया, जिसमें प्रोजेक्ट मेथड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। यानी प्रोजेक्ट विधि और समस्या समाधान विधि। तो अगर आप देखो तो इन महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों का जो प्रादुर्भाव हुआ या इनका विकास हुआ तो वो कहीं ना कहीं प्रयोजनवाद की देन है। तो एक ये इनका गुण है। फिर इसके बाद तीसरी जो प्रमुख विशेषता निकल के आती है वो है सामाजिक व जनतांत्रिक दृष्टिकोण को महत्व। तो इसमें इन्होंने बालक के सामाजिक व जनतांत्रिक दृष्टिकोण को महत्व दिया है। मतलब इन्होंने कहा है कि बालक को, चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका हर तरह का विकास समाज में रहकर ही संभव है, तो बालक को ऐसी परिस्थितियों में उसको विकसित होने का अवसर दिया जाए जिससे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कुशलता का विकास हो। तो इसलिए इन्होंने बालक को विद्यालय में भी वैसा वातावरण देने की बात कही है जिससे बालक ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक अंतःक्रियाएँ करे। और जनतांत्रिक दृष्टिकोण को महत्व से यहाँ आशय ये है कि यानी इसका आशय ये है कि कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि छात्र अपनी बात पूरी स्वतंत्रतापूर्वक कह पाए और उसकी बातों को भी महत्व दिया जाए। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे अगर ऐसा माहौल होगा विद्यालय में तो छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक से बहुत स्पष्ट रूप से कह पाएगा बिना किसी डर या संकोच के। फिर इसके बाद एक और प्रमुख विशेषता इनकी निकल के आती है वो है पाठ्यक्रम निर्माण की स्पष्ट रूपरेखा। तो अगर आप देखो तो इन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसमें उपयोगिता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है। तो अगर आप ये देखो तो इन्होंने कहा है कि बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, आयु आदि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और पाठ्यक्रम में उन विषयों और क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हों, जिन क्रियाओं में बालकों की रुचि हो और जिन विषयों में एकीकरण करना संभव हो। तो कारण ये है कि इन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण का जो आधार बनाया वो बहुत मनोवैज्ञानिक है और बहुत तर्कसंगत भी है। तो अगर देखा जाए तो ये भी इनकी एक विशेषता निकल के आती है। इसके बाद अगर आते हैं दोषों में, तो हम देखते हैं तो इनका जो प्रमुख दोष निकल के आता है वो है आध्यात्मिकता का विरोध। इन्होंने किसी भी तरह के, चूँकि आध्यात्मिक शक्ति पर इनका विश्वास नहीं है, भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं और ये मानते हैं कि इस जगत का निर्माण किसी आध्यात्मिक शक्ति ने नहीं किया। तो इन्होंने किसी भी तरह के आदर्शों, मूल्यों आदि का विरोध किया है। तो ये एक इसका दोष निकल के आता है। फिर इसके बाद जो दूसरा एक इसका दोष निकल के आता है कि प्रयोजनवाद दर्शन के रूप में अपूर्ण है, ये अंतिम उद्देश्य नहीं बताता। मतलब अगर आप देखें तो जैसे दर्शन के रूप में अपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको ये माना, मतलब इन्होंने
मतलब मूल्य मीमांसा पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया है। इनका ये कहना है कि मतलब पूर्व निर्धारित आदर्शों और मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। तो अगर हम देखें तो इस हिसाब से इनका जो एक दोष निकल के आता है कि ये दर्शन के रूप में अपूर्ण है, क्योंकि दर्शन में फिर तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा तीनों होती, लेकिन उन्होंने आचार मीमांसा या मूल मीमांसा पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। दूसरी बात, ये जीवन के अंतिम लक्ष्य को नहीं बताता पूरी तरह से। तो अगर देखा जाए तो ये एक तरह से अपूर्ण दर्शन के रूप में माना जाता है इसे। फिर इसके बाद इसका जो एक प्रमुख सबसे बड़ा दोष जो निकल के आता है वो है शिक्षण प्रक्रिया की अस्थिर अवस्था। अगर हम देखें तो बेशक ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पूर्व निश्चित शिक्षा के उद्देश्य नहीं हो सकते, क्योंकि छात्रों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो सबके लिए समान शिक्षा के उद्देश्य नहीं हो सकते। जब सबके लिए समान शिक्षा के उद्देश्य नहीं हो सकते तो सबके लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम भी समान नहीं हो सकते, क्योंकि बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचियाँ अलग अलग हैं। फिर इसके बाद बच्चों की सीखने की गति भी अलग अलग होती है, तरीके अलग अलग होते हैं, तो सबके लिए समान शिक्षण विधियाँ भी नहीं हो सकती हैं। तो अगर आप देखें, अगर इस तरह से देखें तो बेशक ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम इसको कक्षा में लागू करने की बात करें, विद्यालय में लागू करने की बात करें, तो ये एक तरह से असंभव है, ये लागू नहीं किया जा सकता। एक एक बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षा के उद्देश्य, अलग अलग शिक्षा के पाठ्यक्रम, अलग अलग शिक्षण विधियाँ, ऐसा सामान्य कक्षा में संभव नहीं है। तो अगर आप ये देखो तो ये सैद्धांतिक ज़्यादा है, व्यवहारिक कम है। तो अगर हम देखें तो बिना, भाई आप ये देखो कि हर विद्यालय अपने शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करता है, उसके हिसाब से उद्देश्यों का निर्माण करता है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, उस पाठ्यक्रम को सही ढंग से संचालित करने के लिए शिक्षक शिक्षण विधियों का चुनाव करते हैं। अगर सब कुछ अस्थिर रहेगा, इनका ये मानना है कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, छात्रों की परिस्थितियाँ बदलेंगी तो सब कुछ मतलब पूर्व निर्धारित कैसे किया जा सकता है। तो अगर पूर्व निर्धारित नहीं किया जाएगा तो फिर शिक्षा की व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से चल कैसे पाएगी। तो ये बेशक ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये व्यवहारिक दृष्टि से इसको लागू करना थोड़ा सा असंभव सा ही है। तो ये इसके प्रमुख दोष थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रयोजनवाद का जो उदय हुआ था, आपको जैसे कि हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा था कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप हुआ था। तो तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए तो ये दर्शन ठीक है, लेकिन ये दीर्घकालिक नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखो तो इसका विकास अमेरिका में हुआ, और अमेरिका ने भौतिकवादी जीवन जिया और उपभोक्तावादी, उपयोगितावादी जीवन जिया। लेकिन अब आप देखो कि वहाँ के भी लोग अब धीरे धीरे शांति की ओर आना चाहते हैं, धीरे धीरे वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए तो ये दर्शन ठीक था, लेकिन ये दीर्घकालिक नहीं है। तो आज हम लोगों ने प्रयोजनवाद भी पढ़ लिया। अब आगे की कक्षा में हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोगों को अगर किसी छात्र को कोई अगर समस्या हो इस टॉपिक में तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।